ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है इसमें। ठीक है, ध्यान देना। मेरे पास एक बिलियर्ड टेबल है। ठीक है, नाउ ये टेबल में इस पॉइंट पे एक बॉल रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। ये जो टोटल लेंथ है दैट इज सी। ये जो लेंथ है दैट इज बी। इट्स अ रेक्टेंगुलर टेबल। मैंने बॉल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ सम स्पीड वी नॉट। तो ये वाला बॉल जो है वो हमारा कोलाइड करता है और कोलाइड करके इस कॉर्नर पे जाके पॉकेट पे गिर जाता है। यहां पे टकराया, यहां पे टकराया और यहां पे टकरा के इसके ऊपर गिर गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो है वो है हमारा 1। तो सवाल है फाइंड थीटा। ठीक है, हमें यहां पर थीटा को निकालना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करना चालू करते हैं। थोड़ा बड़ा करके फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला कोलिजन के बारे में देखते हैं। पहले लेफ्ट वाले जो हमारा रिम है उस रिम के साथ कोलाइड करेगा और वो बाउंस बैक करेगा। यहां पर ये जो है ये हमारा नॉर्मल है इस पॉइंट का, और यहां से ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट हुआ। तो ये ऐसे स्ट्रेट पाथ में चला गया, ऐसे स्ट्रेट पाथ में चलेगा। एंड नाउ ध्यान देना, ये वाला जो लेंथ है दैट लेंथ इज नथिंग बट c माइनस ए। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा। ठीक है, तो ये अगर c माइनस ए है तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या बोल सकता हूं? मैं इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या बोल सकता हूं? दिस बाई दिस इक्वल्स टू tan थीटा। तो इसका जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा c माइनस ए इंटू कॉट थीटा। ओके, नाउ क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस थीटा से कोलाइड कर रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा से ही वापस जाएगा। और ये एंगल था थीटा। राइट, सो ये अगर c माइनस ए कॉट थीटा है दोस्तों, तो ये वाला जो लेंथ होगा दैट इज b माइनस c माइनस ए कॉट थीटा। ये वाला लेंथ हमारे पास आएगा। नाउ ये वाला लेंथ को अब हम मान लेते हैं x। ये वाला लेंथ को अगर हम मान लेते हैं x, तो x बाई दिस b माइनस c माइनस a cot theta that is equals to tan theta. So x equals to b tan theta minus c minus a. So now this is x. So this will be c minus x. This will be c minus x. एंड यहां पर अगर मेरा थीटा से ये अगर मेरा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और अब ये
इस तरीके से कोने में चला जाएगा। ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, बट ये वाला लेंथ जो है दैट इज बी। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं c माइनस एक्स बाई बी इक्वल्स टैन थीटा। तो c माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी टैन थीटा। सो यहां पर लिख लेते हैं c माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2c माइनस ए, ठीक है, 2c माइनस ए माइनस बी टैन थीटा इज इक्वल्स टू बी टैन थीटा। सो व्हाट वी गेट इज 2b tan theta equals to 2c minus a. So what we get is tan theta 2c minus a divided by 2b. And what we get is theta equals to tan inverse 2c minus a divided by 2b. Okay. Now that is a one way of solving, simple application of tan theta and cot theta. क्या इसके अलावा और कोई मेथड है? ध्यान दो. So we are talking about the alternative method. यहां पर नॉर्मल से मैंने थीटा एंगल से फेंका हूं, तो ये वाला वी नॉट को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया, ये आएगा वी नॉट कॉस थीटा और ये आएगा वी नॉट साइन थीटा. इसको मैं हॉराइजेंटल डायरेक्शन बोल रहा हूं, इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहा हूं. ठीक है. Now, as E equals to 1, both horizontal and vertical, speeds do not change. देखो डायरेक्शन बदलेगा, एक बार टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, एक बार राइट होगा, एक बार ऊपर होगा, एक बार नीचे होगा, बट हॉराइजेंटल और वर्टिकल स्पीड जो है वो हमेशा हमारा रेस्पेक्टिवली वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा और वी नॉट कॉस थीटा ही रहने वाला है. अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारा हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? हॉराइजेंटल में टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? देखो डिस्टेंस ट्रैवल अगर हम बात करें तो यहां पर इस तरफ उसको जाना पड़ा है, एक बार वो जाना पड़ा है c माइनस ए, और फिर पूरा वापस एक बार इस तरफ आया है प्लस सी. देखो डिस्टेंस ट्रैवल हॉराइजेंटल में तो टोटल हुआ है 2c माइनस ए. डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात मत करो, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? पहले जब लेफ्ट की तरफ जो मोशन हुआ है उसके दौरान नेट हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है c माइनस ए, और जो हमारा वर्टिकल इसके दौरान राइट की तरफ के मोशन के दौरान जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हुआ है c. बीच में कितने बार कोलाइड किया, कैसे कोलाइड किया, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो. ठीक है. And similarly, the vertical distance traveled, जो हमारा vertical distance traveled है उसके बारे में अगर मैं देखूं, ऊपर जाने के दौरान B, नीचे जाने के दौरान B, तो जो total vertical distance travel हुआ है that is to be. So मेरे पास क्या आ जाएगा? V naught cos theta into t
हॉराइजेंटल वर्टिकल के बारे में देखते हुए, टू बी और वी नॉट साइन थीटा इंटू टी टू सी माइनस ए। सो सिंपली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो tan थीटा टू सी माइनस ए बाई टू बी, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स टू सी माइनस ए अपॉन टू बी। राइट, मेरे ख्याल से ये वाला चीज समझ में आया है। इट्स अ वेरी एलिगेंट वे ऑफ सॉल्विंग, इट्स अ वेरी वेरी एलिगेंट वे ऑफ सॉल्विंग। मैं इसी क्वेश्चन का एक कॉर्डरी क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान देना क्या है। मेरे पास दो दीवार है, ठीक है। ये दोनों दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, ठीक है। नाउ मैंने इस कोने से ए का प्रोजेक्ट किया वी नॉट से एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ वॉल्स, इन एब्सेंस ऑफ वॉल्स, रेंज जो होना था वो था 5D एंड H मैक्स जो होना था वो था कैपिटल H। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो पहला सवाल ये है, फाइंड न्यू H मैक्स। दूसरा, न्यू हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, न्यू हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। यहां पर मैं नाम दे देता हूं एक बार। यह है पॉइंट O, यह है पॉइंट A। टोटल नंबर ऑफ collisions टोटल कितने बार कोलाइड करेगा एंड फाइनली एट व्हाट पॉइंट, finally at what point the ball reaches ground again। अच्छा, एकदम कोने के साथ कलिजन को कलिजन मत गिनना। अगर ए पे ही गिर रहा है तो हम कलिजन की तरह काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देखो सुनो समझो इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर जो भी कलिजन होगा वो हमारा हॉराइजेंटल स्पीड को बदलेगा बट वर्टिकल पे हाथ नहीं लगाएगा। जो भी यहां पर कलिजन होगा वो हमारा केवल हॉराइजेंटल पे ही इफेक्ट डालेगा, वर्टिकल पे कोई हाथ नहीं लगाने वाला है, राइट। सो मेन बात यह है, नो इफेक्ट on vertical motion। So simply हम एक चीज बोल सकते हैं, H मैक्स अभी भी हमारा H रहेगा एंड
टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो केवल और केवल हमारा वर्टिकल पे ही डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो भी हमारा अनचेंज रहने वाला है। पहले ये बात को हम समझ ले, जो एच मैक्स अभी भी पुराना एच मैक्स ही रहने वाला है, और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट पर भी कोई बदलाव डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, जो हॉराइजेंटल स्पीड है, जो हॉराइजेंटल स्पीड है, वेलोसिटी भले ही बदले बट हॉराइजेंटल स्पीड also remains v naught cos theta। लेफ्ट राइट होता रहेगा लेकिन स्पीड हमारा फिक्स रहेगा। नाउ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फिक्स है और जो हॉराइजेंटल स्पीड है वो भी हमारा फिक्स है। सो हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो भी हमारा फिक्स ही रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5d। पहले अगर 5d था तो अभी भी 5d ही रहेगा। यानी अगर मैं इस मोशन को एनालाइज करूं तो गौर से देखना इस मोशन को कैसे हो रहा होगा। सबसे पहले ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ये कहीं पर जाके दीवार के साथ टकरा जाएगा। यहां पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, अपवर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ये ऐसे होने वाला है। नाउ ऑब्वियसली बात है, इसका टोटल रेंज अगर 5d है तो 5d/2 यानी 2.5d तक ये अपवर्ड जाएगा और 2.5d तक ये डाउनवर्ड आएगा। सो आफ्टर दैट इट विल स्टिल कंटिन्यू इस अपवर्ड मोशन। अब ये d जा चुका है और d गया तो 2d हो गया है। अब इसका जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, ये है हमारा d/2। अब ये वाले मोशन के दौरान यहां तक अभी अप जाएगा, यहां पर वेलोसिटी हमारा हॉराइजेंटल होगा, एंड ये वाला हॉराइजेंटल होने के बाद अब ये अपना डाउनवर्ड मोशन चालू करेगा। यहां पे ये दीवार के साथ टकराएगा, 3D जा चुका है। अच्छा, ये दोनों सेम हॉराइजेंटल लेवल पे होगा बाय सिमेट्री, एंड नाउ इट विल एग्जीक्यूट डाउनवर्ड मोशन। ये दोनों सेम हॉराइजेंटल लेवल पे होगा। ठीक है, एंड फाइनली वो यहां पर जाके टकरा जाएगा। तो टोटल 5d का पाथ वो ट्रैवल कर लिया है हॉराइजेंटली, ये O है। इट हिट्स एट A। ठीक है, एंड देन कितने बार कोलाइड किया है? 1 2 3 4। ये मत गिन लेना, कोने वाला हिटिंग को कभी कोलिजन में मानना मत, ये कोई बोलेगा नहीं बट ये अंडरस्टूड है। तो टोटल जो होगा 4 collisions with the walls, 2 in the left and 2 in the right। ये हमारा नेट मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम ट्रंकेट करते हैं, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा 1 हो, तो इस तरीके से हम मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ओके,
नाउ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं, वो क्या है? ये मेरा एक सरफेस है, ये हमारा स्मूथ है। यहां से मैंने एक बॉल को वी नॉट और एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर दिया। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है E, वो है हमारा E, ठीक है। सो यहां पर एक बॉल को मैंने फेंका, जितने बार कोलाइड करेगा करेगा, तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ collisions। पहला, कितने बार कोलाइड करेगा इसके साथ, टोटल हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हॉराइजेंटली ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम पहला कोलिजन के बारे में बात करते हैं। यहां पे पहले में क्या होगा, वो इस तरीके से जाके यहां पर गिरेगा, और बाय द वे जो हिट करेगा वो डेफिनेटली हम जानते हैं वो सिमेट्रिकली हिट करेगा, यानी यहां पर से वो वी नॉट पर एट एन एंगल ऑफ थीटा हिट करने वाला है, ठीक है। नाउ सिंपल सी बात है, जो हमारा पहला डिस्टेंस ट्रैवल करेगा R1, ये R1 जो होगा दैट विल बी 2v0 स्क्वायर, यानी चलो साइन 2 थीटा के टर्म्स पे लिख देता हूं, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये हमारा पहला जो रेंज है वो होगा, इतना हॉराइजेंटली आगे बढ़ के ये कोलाइड करेगा। ना यहां पर जब ये कोलाइड करेगा, इस कोलाइड करने के बारे में अगर देखा जाए, ये था हमारा जमीन, यहां से वो v0 स्पीड एट एन एंगल ऑफ थीटा कोलाइड कर रहा है। सो ध्यान देना, इसका तो दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ये थीटा तो ये थीटा, ये है v0 cos थीटा, ये है v0 sin थीटा। ना ध्यान देना, v0 cos थीटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। v0 cos थीटा जो है वो तो जिंदगी भर के लिए अनचेंज रहने वाला है, बट जो v0 sin थीटा है, ये जब कोलाइड बैक करेगा तो e v0 sin थीटा से बाउंस बैक करेगा। वर्टिकल वेलोसिटी में बदलाव होगा, जिस कारण पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बदलेगा। फर्स्ट वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, वो है मेरा 2v0 sin थीटा बाई g। ये हमारा फर्स्ट पहला जो है वो है। तो जो नेक्स्ट लूप होगा, जो मेरा नेक्स्ट लूप बनेगा, ऐसा वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाने के कारण मैक्सिमम हाइट भी कम होगा, और डेफिनेट सी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट कम होने के कारण जो हमारा हॉराइजेंटल रेंज है वो भी बदलेगा। उसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी e v0 sin थीटा है, तो जो सेकेंड वाले के लिए है उसका t2 जो होगा दैट विल बी 2e v0 sin थीटा बाई g।
और इतने टाइम में ये वी नॉट कॉस थीटा से मूव करेगा, सो रेंज जो होगा दैट विल बी नथिंग बट वी नॉट कॉस थीटा इंटू T2। तो जो सेकेंड वाला रेंज होगा R2 दैट इज इक्वल्स टू दिस इंटू वी नॉट कॉस थीटा, इफ वी सी दैट इज E इंटू वी नॉट स्क्वायर by sin 2 theta upon G, and that is nothing but E into R1। तो थर्ड लूप के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड लूप के पहले ये वाला वेलोसिटी कितना था, E V नॉट साइन थीटा, और ये वाला वेलोसिटी तो V नॉट कॉस थीटा ही रहेगा। तो जब ये बाउंस बैक करेगा तब ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा ई स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा। हॉराइजेंटल वेलोसिटी में तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आई होप ये वाला मामला क्लियर है, राइट। सो अब जब ई स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा से जाएगा तो नेक्स्ट वाले का जो T3 होगा that will be 2 E square V naught sin theta by G, that will be T3, and R3 will be V naught cos theta into T3, so on and so forth। इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, हॉराइजेंटल वी नॉट कॉस थीटा में कांस्टेंट रहेगा। तो एक बात तो निश्चित है, यहां पर भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन्स मिलने वाली है। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इसको अगर मैं T बोलता हूं, दैट विल बी नथिंग बट T1 प्लस T2 प्लस T3, so on and so forth। Now if we see T2 is nothing but ET1, T3 is nothing but ET2 यानी E square T1, so on and so forth। So T will be T1 ET1 E square T1 E cube T1, so on and so forth। So total time of flight T1 into 1 plus E square, so on and so forth, that is T1 divided by 1 minus E, infinite GP। and T1 का जो वैल्यू है that is 2 V naught sin theta upon G, so that is equals to 2 V naught that is the total time of flight, okay। और ये पूरे टाइम के दौरान ये हॉराइजेंटली V naught cos theta से मूव किया है, तो टोटल हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू T इंटू V नॉट कॉस थीटा। तो जो टोटल ये R बोल दो, तो R आ जाएगा 2 V नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई G इंटू 1 माइनस E, एंड इसको मैं लिख सकता हूं R का वैल्यू V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G इंटू 1 माइनस E, ओके। आई होप ये वाला चीज हमें यहां पर समझ में आया होगा। इस प्रोफाइल का और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या होता है, ओके।